बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, हमारे मुल्क पर हालिया सैलाब ने क़यामत ढा रखी है और लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन इस वक्त बर्बाद हो चुकी है। कई लाख अफराद बेघर और सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट ही से गए हैं। ये एक ऐसा बड़ा सानहा था जो किसी भी कौम को यकजा करने पर मजबूर कर देता, मगर अफसोस कि ये सानहा भी हमें मुत्तहिद नहीं कर सका। इन बदतरीन हालात में भी कुछ लोगों ने इसे अपने लिए कमाई का मौका बना लिया। सैलाब ज़दा इलाकों के खाली घरों में लूट मार शुरू हो गई। मुतासरीन को बचाने के लिए कश्तियों की कमी है, लेकिन चोर बड़ी कश्तियों में सामान चुराते नजर आ रहे हैं। अब इसी तरह सप्लाई चेन मुतासर होते ही ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी हो गई है। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों बड़े से बड़ा सानहा भी हमें एक कौम नहीं बना सका। हम कब सीखेंगे कि आफात के वक्त लालच, लूटमार और मौका परस्ती हमें मजीद तबाही की तरफ ही धकेलती है। ऐसा नहीं कि ये नौसरबाज और मौका परस्त ही हमारी पहचान है। जहां ये मफाद परस्त टोला अपने घटिया कामों में मसरूफ है, वहीं पर बहुत बड़ी तादाद में मुखय्यर हजरात और फलाही तंजीमें भी इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और लोगों के दुख दर्द में उनके शाना बशाना खड़ी हैं। ये अफराद और तंजीमें ही हमारे मुल्क का सरमाया और इस कौम की पहचान है। दूसरी जानिब सैलाब ने जहां जानी और ज़रई नुकसान पहुंचाया, वहीं पर भारी माली खसारा भी छोड़ गया। इसका हल हुकूमत ने यह निकाला है कि एक और मिनी बजट लाया जाए। तजवीज़ ये है कि लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर टैक्स बढ़ा दिए जाए। दरामदी अशिया पर जून में कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी दोबारा आयद कर दी जाए और फेडरल फ्लड लेवी के नाम पर आवाम से मजीद पैसा निकाला जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर नुकसान का ज़ाला नए टैक्सों के जरिए ही किया जाएगा? क्या पहले ही महंगाई और टैक्सों के बोझ तले दबी आवाम मजीद बोझ बर्दाश्त कर पाएगी और हुकूमत आवाम को हर बार तख्ता मश्क बनाने के बजाय कब अपने अखराजात और करप्शन पर लगाम डालेगी? दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सह मुल्की दौरे का आगाज़ कर दिया है और पहले मरहले में वो सऊदी अरब रवाना हुए हैं, जहां सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल है। दौरे के दौरान पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी पेशरफ पर भी तबादला होगा। आज के प्रोग्राम में इन्हीं टॉपिक पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इसार राना साहब, सलमान आबिद साहब, अज़हर जावेद साहब और इस बार अज़ीज़ साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। बात हो रही है सबसे पहले उस सानहे के हवाले से कि जिसने हमें मुत्तहिद करना था, लेकिन हम मुंतशिर हुए पड़े हैं। रज़ी साहब, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जहाँ पर इस तरह के हसास वाक़यात के बाद हमें मुत्तहिद होकर एक मुट्ठी बनना है, यहाँ पर हर कोई अपना दाव लगा रहा है। ये देखिए, ये एक कौमी मिजाज बन गया। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब 2005 का ज़लज़ला आया तो हम उस वक्त बहुत जज्बाती हुए और हम 3 ट्रक भर के मुज़फ़्फ़राबाद गए, साजो सामान के और खैमों के और लिबास के और सारा कुछ उसमें था। और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो ज़ाहिर है कि एक मतलब कि गदर का समा था, लेकिन हमारे ऊपर हमला हुआ और मतलब कि मेरे मोबाइल और जूते तक छीन उतार के ले गए लोग वहाँ पे जिन्होंने हमला किया। अच्छा। ट्रक तो लूटे ही लूटे, क्योंकि मेरे ऊपर बीती हुई है और मुझे याद है बहुत अच्छी तरह। ये इस तरह के इलाकों के अंदर होता है। पेशावर भिखारी और चोर जो है वो इस तरह के इलाकों में इकट्ठे हो जाते हैं। वो 2 काम करते हैं, एक तो मुकामी लोगों को लूटते हैं, उनकी चोरियां करते हैं, उनकी अशिया उठा के भागते हैं, और दूसरा जो उनकी मदद करने वाला आता है वो ग्रोहों की शक्ल के अंदर मुतासर बन जाते हैं। और हमारे यूट्यूबर्स को अब आ गए हैं तो व्लॉगर्स को वो रो रो के ये दुआइयाँ भी देते हैं, पानी में खड़े होकर अदाकारियाँ भी करते हैं, कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इस तरह का हो, लेकिन इसके साथ जो लेकिन रज़ी साहब, चूंकि आपने पिछले वाक़े से भी जुड़ा अपने एक्सपीरियंस बताया ना, आपको खुद का तजुर्बा क्या कहते हैं सर? इनकी पहचान किसी तरीके से मुमकिन है? देखिए, ये पेशावर लोग हमारी सोसाइटी के अंदर हमा वक्त मौजूद होते हैं। हाँ। सोसाइटी का जो इज्तिमाई मिजाज है वो उनको अग्रेसिव होने से रोक के रखता है। मतलब वो अग्रेसिव होके किसी से चीज़ छीनने से घबराते हैं। ये जो मुसीबत का वक्त होता है तो उस वक्त वो हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बात साथ में ज़रूर अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे इनकी तादाद महज 2 या 3% भी बहुत ज्यादा होगी, 1-8% से ज्यादा नहीं होती। लेकिन सर ये जो परसेंटेज आप बता रहे हैं उसमें भी ये तो डकैती, लूट मार करके सर फारिग
तो हो जाते हैं ना, जिनके पास हाँ, थोड़ा बहुत पैसा मतलब चले कि रकम। अगर हम देखें कि ये जो ट्रकों के ऊपर हमले हो रहे हैं इस वक्त, हाँ और जी। ये होने, हाँ। और जब हुकूमत ये बात कहती है कि आप आके बकायदा वहाँ के पुलिस को रजिस्टर करवाएं और अपने साथ सिक्योरिटी लेके जाएं, तो हम इसको एक और इशू बना लेते हैं कि नहीं जी हुकूमत रोक रही है। हुकूमत नहीं कभी रोका करती ना, उसका तो गले से बोझ उतर रहा है, कमर से बोझ उतर रहा है कि चले कोई और कर रहा है। हाँ। ठीक है, उन्होंने तो यही इंतजार करना होता है ना, कोई बाहर से आगे कर जाए, हमें सानू ना ही करना पाए इशारा ना, आप ही को घर दे। ठीक है, तो उनको तो इस बात की खुशी होती है और होनी चाहिए कि कोई उनकी जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन वो इशू बन जाता है कि जनाब पहले पुलिस के पास जाकर रजिस्टर हो, हम नहीं होते। और जो लोग नहीं होते उनके साथ वंस अ वाइल मैं यही बात कहूंगा कि 100 में से 1 या 2% ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो कि बैड टेस्ट छोड़ते हैं। अच्छा, मेरे वो जो मुजफ्फराबाद वाला वाकया था ज़िलज़िले वाला, उसमें मेरे अलावा और भी कई लोगों ने इस अमर की तस्दीक भी की और शिकायत भी की। फिर उन्होंने बकायदा, ज़ाहिर है कि डिजास्टर था ना, तो फिर उन्होंने एक जगह मखसूस की कि वहां पे जाके खड़ा होना है। तो गवर्नमेंट भी लर्न कर रही होती है, लेकिन ये होते हर दफा है, हर सैलाब में, हर जल्जले में ये अनासर होते हैं। अब सलमान नबी साहब, ऐसी सोशल ट्रेजेडी से निमटने का कोई रास्ता आपको नजर आता है, चाहे हुकूमती सतह पर हो या समाजी सतह पर हो? देखें, बुनियादी बात यह है कि जब इस तरह के अलमिये जो हैं वो तो अमूमी तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। हाँ। लेकिन जो हमारा लोकल समाजी, सियासी और इंतज़ामी स्ट्रक्चर होता है, फलाही स्ट्रक्चर होता है, वो बुनियादी तौर पर इन चीज़ों को रोकने का सबब बनता है और इन चीज़ों को अकाउंटेबल करता है, इन चीज़ों को पकड़ता है। लेकिन क्योंकि हमारा लोकल स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा फ्रजाइल है और सब अपनी अपनी, जिसे कहते हैं ना, दुनिया के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं, तो ना पॉलिटिकल लोगों का उसमें कोई काम नजर आता है। आप देखिए ना, हमारी सियासी जमातें जो हैं इलाकाई सतह के ऊपर, कम्युनिटी की सतह पर कितनी मुनज़्ज़म है, आप मुझे बताएं, वो कहाँ आपको उस तरह से नजर आती है मासिवाए चंद जमातों के अलावा? फिर आपकी जो फलाही तंजीमें हैं वो सब अपनी अपनी मदद के तहत तो कुछ कर रही हैं, लेकिन वो उन लोगों पर नजर नहीं रख रही होती कि जो उनके अंदर आकर जो है ना 2 नंबर तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। सलमान, अगर यहाँ पे अगर लोकल बॉडीज मैं वही कह रहा हूँ आपकी स्पेशलिटी भी है, मैं भी ये कह रहा हूँ ना कि अगर आपका वो कोऑर्डिनेटेड बेस्ड सिस्टम होता, और ये जो डीडीएम में है, देखिए एनडीएम में, पीडीएम में अपनी जगह अहम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रायर रिस्पांसिबिलिटी है ना वो डीडीएम में है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके साथ फिर लोकल इंतजामिया, उसके साथ आवाम के मुंतखब लोकल गवर्नमेंट आपके साथ होती तो आपको बड़ा फर्क नजर आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है नहीं, हमारे यहाँ लोकल ब्यूरोक्रेसी उतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारे यहाँ लोकल स्ट्रक्चर्स को हमने इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं किया पॉलिटिकल पार्टीज को। अब फलाही तंजीमें लाहौर से जा रही हैं, रिजवान रजी साहब लाहौर से जाके वहां पे जाके मदद कर रही हैं, अल खिदमत वाले कर रहे हैं और दीगर तंजीमें कर रहे हैं, साहिवाल से लोग जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जा रहे हैं, अब इनको वहां पर कौन फैसिलिटेट करेगा कि कौन जायज तरीके से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करे, कि कौन लोग इसमें मुस्तहिक हैं, कौन लोग उसमें मुस्तहिक नहीं है, कौन इसका सिस्टम बनाएगा? वो जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके पास क्या डाटा है, क्या डाटा मौजूद नहीं है। तो इसलिए आपने देखा कि जहां लोग एक दूसरे की मदद करने में भी पेश होते हैं, वहीं लोग जो है एक दूसरे को लूटने के अंदर भी मसरूफ होते हैं। इसका मतलब है कि जो लर्निंग है ना, वो लर्निंग ये है कि आप अपने लोकल स्ट्रक्चर को पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, सोशली इसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करें और डिजास्टर्स को डील करने के लिए बाकायदा एक तरबियत लाएं। ये जो वॉलंटियर्स रजाकार हैं, ये जो मिसाल के तौर पे ये जो मिली मुस्लिम लीग है ना जी, इनके लोग जिस तरह से गौताखोर बने हुए हैं, जिस तरह से जा रहे हैं, आप अपने रजाकारों को, वॉलंटियर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल करते इस कामों के लिए कि कभी डिजास्टर अगर आएगा तो हम इन चीजों को डील करने के लिए इन वॉलंटियर्स को इस्तेमाल करेंगे। और वो वॉलंटियर्स की एक फहरिस्त हो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के पास कि जनाब ये वो लोग हैं जो हमें फैसिलिटेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, लोगों को जाने बचाएंगे, लेकिन हमारा वो स्ट्रक्चर है नहीं। अच्छा, इसार राना साहब, जहां पर एक फुकदान इस चीज का है कि लोकल बॉडीज भी नहीं है, इंतजामी मामलात भी बड़े मुतासिर से हैं, फिर ऊपर से हमारी अखलाकी पस्ती सिर्फ यहीं पर हमें नजर नहीं आती, ये जखीरा अंदोजी आप देख ले, अब लोगों ने स्टॉक करके रखी हुई है चीजें, और अब आपको पता है जब सैलाब में तबाही मचा रखी है तो फिर महंगे दामों निकाल रहे हैं बाहर। देखें, बात ये कि मैं रज़ी भाई की बात से आगाज़ करूँगा, और मैं चूँकि इनका मुक़ल्लिद हूँ तो मैं इनकी हर बात को सेकंड करता हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि चोरों और पेशेवर भिखारियों ने इस माशरे को हाईजैक कर लिया है, और ये कोई अब का अलमिया नहीं है। 1947 से ही ये मुआशरा चोरों और पेशेवर भिखारियों के हाथ चढ़ गया, और हकदार तक हक पहुँचता ही नहीं, रस्ते में ही छीन के खा जाते हैं। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है।
दूसरी बात ये है, मेरे कंधे पे बंदूक रख के ना, नहीं आपने कहा है ना, अभी आपने कहा है, अभी तो कहा है आपने, पहले अजाब में हूँ तो मैं कह रहा कुछ मतलब जन्नती सैर कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पेशावर चोरों और भिखारियों ने इस सोसाइटी को हाईजैक किया है। मेरे अल्फाज इसने लिए हैं जी, मेरे ख्यालात इसके अपने। ये मैं नहीं हूँ, हाँ, ये मैं नहीं हूँ। अगले बातों को अब रवि साहब के पीछे चलो तब भी मुसीबत है। हाँ, अब यही तो एक प्लेटफॉर्म रह गया, यहाँ से भी निकल पाना है। अच्छा, दूसरी बात ये है, मुझे एक रजी भाई जवाब दें, सलमान अभी साहब, हम ये शिकवा कर रहे हैं कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है सर। यार हमारी पुलिस कहाँ है? किसी एक बंदे को अगर इस दौरान रजी साहब पकड़ के उसको सीसीडी बंदे लब के मार दी पई है, अगर किसी 2, 3, 4 चोरों को इस तरह के पकड़ा जाता, उनको सजा दी जाती और उसे लोगों को बताया जाता कि इस मरहले के ऊपर 0 टॉलरेंस है लूटने वालों के लिए, सीसीजी आप भी पे ही हो गए थे फिर 0 टॉलरेंस अगर हम बताते ना कि ऐसे लोगों के लिए मुआशरे में फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है, सही कह रहे हैं, ठीक है, तो शायद बाकियों को कान हो जाता, बाकी घबरा जाते। लेकिन जब हमें यह पता है कि हम चीख रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा लगता है कि ये जो चोर हैं ये हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, फिर कानून से ज्यादा ताकतवर है ये चोर, ये पेशावर भिखारी कानून से ज्यादा ताकत। अदरवाइज ये कैसे मुमकिन है? मैं नहीं करता हुकूमत पे तनकीद चले, वो जो भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट। नहीं, मैं तो सिस्टम पे बात कर रहा हूँ यार, मैंने हुकूमत का तो नाम ही नहीं लिया। अच्छा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, बाकी जो फौज तो जाहिर अपने काम में लगी हुई है, ठीक है, इन्होंने अब तक कितने लोगों को इस जुर्म में पकड़ा कि तुमने लोगों के घरों में जाके सामान चोरी किया है, पेशावर भिखारी। एक जुमला मेरा बस मुकम्मल होने दीजिएगा, उसके बाद अगर आज भी हम ये ना समझे कि हमने इस सोसाइटी में खाली बातों से नहीं विलन डिक्लेयर करने, जब तक विलन विक्टिमाइज नहीं होंगे, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, हम सिर्फ बातें करते रहेंगे और वो अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे। अजहर जावेद साहब, अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से इस किस्म की जो वारदातें हैं वो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही हैं। रिपोर्टर्स हजरात रिपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी हम सुन रहे हैं, लेकिन वाकई हमारी लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वो हमें एक तो मुतहरिक नजर नहीं आ रही, दूसरा ये कि हम बारहा कह रहे हैं कि आगे चलकर गंदम का बहरान आएगा, सब्जियों का बहरान आएगा, और इस सिलसिले में जो माफिया है, जो मुनाफाखोर है, सर उन्होंने तो अभी से कमर कस ली है, अभी से ही मुनाफाखोरी जो है ना वो शुरू कर दी गई है। वी बीइंग नेशन, हम खड़े कहां पर हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसार राना साहब क्योंकि मेरे सीनियर भी हैं, उस्ताद भी हैं, तो मैं भी उनकी बात से इख्तलाफ नहीं कर सका। पाकिस्तान में चोरों ने बड़ी अंधेरी मचाई, लेकिन पहली दफ़ा एक क्रेडिट दें कि इस हुकूमत ने या इस अदालतों ने एक गड़ी चोर को सजा भी दी और गड़ी चोर को जेल के पीछे भी भेजा, तो मेरा ख्याल है ये भी एक हमें सराहना चाहिए। इसार राना साहब भी सराहेंगे कि पहली दफ़ा हुआ है कोई इतने बड़े लेवल का गड़ी चोर जो है वो जेल में गया। दूसरी बात जो है, आपने जो सैलाब से मुतासिरीन की बात की, तो सैलाब मुतासिरीन जो है इनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मामलात है, मैं कहूँगा कि इसमें शायद पंजाब गवर्नमेंट की इतनी तैयारी पहले नहीं थी, प्री जब जो फ्लड आ रहा था, लेकिन फ्लड के बाद हुकूमत ने मुकम्मल अपनी कोशिश की है और कोशिश करके लोगों तक पहुँचने की भी कोशिश की है, लेकिन तबाही इतनी ज़्यादा है, स्केल इतना ज़्यादा है कि उसमें आम लोगों के लिए जो सहूलतें होनी चाहिए, जिस लेवल की होनी चाहिए, वो शायद हुकूमत अकेले ना पहुंचा सके। लेकिन बहुत सारे फलाई इदारे हैं, हमें सिर्फ वो जो 1% चोर लुटेरे हैं उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय हमें अल खिदमत जैसी तंजीमों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे बहुत सारी ऐसी तंजीमों का पता है जो बैरून मुल्क से जाकर यहाँ पर फंडिंग लोगों तक पहुंचनी है, उनको सामान देनी है, 1% ही फितरा या 1% ही वो दीमक का कीड़ा मौजूद क्यों ना हो, हमें उसका मुहासबा तो करना होगा, हमें उसका खात्मा तो करना होगा, वरना आज का 1% कल का 10% हो सकता है। देखिए, जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं मुतासिरीन, अब वो इतना सारा सामान तो लेके नहीं, कई लोगों ने तो कुछ अपने जो पैसे या जेवरात थोड़े मोड़े बने, तो सर उनकी क्या ही जेवर होंगे, तो अगर वो भी ले लेके चोर सर भाग जाएंगे तो फिर उनका तो कुछ रहा ही नहीं, अगर वो कुछ बचा के भी दामन में समेट लाए थे। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये जो 1% है इनको भी पकड़ा जाना चाहिए, इनको भी सजा होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के 1% हर मुआशरे में होते हैं। अगर आप अमेरिका में देखें, कुछ अर्सा कबल वहाँ पे भी
जो एक सुनामी आया था, तूफान आया था, उसके बाद वहां पे भी चोरी और डकैती की इसी तरह वारदातें हुई थी। बरतानिया में भी यहाँ फसादात हुए, उस दौरान यहाँ पर दुकानों को लूटा गया। तो इस तरह के जो 1% लोग होते हैं हर मुआशरे में होता है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जब लंदन में इस तरह के फसादात हुए तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनको पकड़कर सजाएं दी, दिन रात अदालतें लगाकर सजाएं दी, और असल काम जो था वो अदालतों का था। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान में भी, पंजाब में भी जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि सीसीडी को भी इसमें आगे आना चाहिए, दूसरी पुलिस को भी आना चाहिए, और किसी किस्म की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। जहाँ एक तरफ रिलीफ वर्क हो रहा है, उस दूसरी तरफ लोगों की जानो माल का तहफ्फुज भी इसी पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त सिफारिशात सामने रखी। मैंने क्विकली पढ़ना है, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ। हदीका कैनी साहिबा, जो कि इस सारे अमल में कहीं हमें पेश नजर आ रही है, उनकी एक मैं वीडियो देख रही थी कि जो लोग चैरिटी करना चाह रहे हैं वो अपने कपड़े, जूते वगैरह भेज सकते हैं सैलाब मुतासरीन के लिए। और मुझे देख के बड़ी ही शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि लोगों ने अपने पता नहीं न जाने कौन कौन से बक्सों में रखे हुए कपड़े भेज दिए हैं, बुर लगे हुए स्वेटर्स हैं, खराब सी चप्पलें हैं। क्या हम ऐसा पहनते हैं? जैसा हम पहनते हैं, चाहे 2 चीजें भेजें लेकिन साफ सुथरी भेजें। ये उनका एक पैगाम है जो मैं खुद इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, जहां पर एक तरफ हम सैलाब की तबाहकारियों से नबरदाज़मा हैं, यही सोचते रहते हैं कि ये नुकसान कैसे पूरा होगा, क्या हुकूमत इस नुकसान का ज़ाला मुमकिन बना पाएगी, क्या उसकी तैयारी है इस ट्रेजेडी को लेकर। वहीं पर हुकूमत के जहन में एक तजवीज़ चल रही है, गौर किया जा रहा है उसके ऊपर। सोचिए, विचार ये हो रहा है कि एक मिनी बजट लाया जाएगा, और ये जो मिनी बजट है ये सैलाब से भारी माली और ज़राई नुकसानात को पूरा करने के लिए इस बजट को पेश किया जाएगा। मेरा सवाल तो ये है कि अभी जो मौजूदा बजट पेश किया गया था माजी करीब में, उसी के आफ्टर शॉक्स हम भुगत रहे हैं। पहले ही परचेजिंग पावर जो है वो ना होने के बराबर आएगी एक आम आदमी की, चाहे वो मिडिल क्लास हो, मीडियोकर हो, या फिर वो सतह गुर्बत से नीचे एक शहरी हो। तो ये अगर नया बजट आ जाता है तो ये कैसे सर्वाइवल जो है ना वो पॉसिबल बनाएगा? सुल्तान आबिद साहब, हर नुकसान के ज़ाले के बाद मजीद टैक्सों का नफाज ही एक नया लाइहा अमल होगा? देखिए, हमारी हुक्मरानी के निज़ाम में हुक्मरानों के पास और है क्या सिवाय टैक्स लगाने के, और वो टैक्स लगाकर अपने आप को बचाते हैं, और फिर उन कमज़ोर लोगों पर मज़ीद टैक्स लगा दिया जाता है जो उस वक्त आपकी इमदाद के मुस्तहिक होते हैं। यानी ये सबसे बड़ी हमारी सतम ज़रीफ़ी, और इसमें कोई एक हुकूमत का मसला नहीं है, सारी हुक्मरानी का निज़ाम मजमूई तौर पे जो है ना टैक्सेस के ऊपर लगता है। अच्छा, अभी आपने वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम जो है ना एग्रीकल्चर एमरजेंसी लगाने की बात कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए एमरजेंसी लगेगी। अब उन्होंने कहा कि जी एक नया मालियाती बजट जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है, इस्लामाबाद में मालियाती एमरजेंसी लगाने की बातें भी की जा रही हैं। यानी ये जो सारा कुछ हम करने की कोशिश करते हैं, सवाल ये है कि एक नॉर्मल लाइफ के अंदर जब हुकूमत एक नॉर्मल तरीके से आगे चल रही होती है, उस वक्त वसाइल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी क्यों नहीं एलोकेशन फेयर होती कि हम उन चीज़ों के ऊपर पॉइंट करें जो हमारी ज़रूरत बनती है। और अब अगर आप टैक्स लगाएंगे तो पहले अब आप देखिए ना, खुराक का बुरहान पैदा हो रहा है और गंदम का बुरहान पैदा होगा, महंगाई की इस वक्त आने वाली है, उस पर मजीद टैक्स लगाएंगे तो नज़ला किस पे गिरेगा? यानी अगर आप बड़े लोगों पर टैक्स लगाएं तो मुझे समझ आती है, लेकिन अगर वो बड़े, एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो ये फेडरल फ्लड लेवी लगने वाली है उसमें ज्यादातर कहा यह जा रहा है कि लग्जरी गाड़ियों पर, सिगरेट्स पर, इलेक्ट्रॉनिक के सामान पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। जो इंपोर्टेड अशिया हैं जून में कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी के बराबर लेवी दोबारा लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पे साथ ही ले लीजिए कि सर मान भी लिया जाए कि लग्जरी और इंपोर्टेड आइटम्स पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, गाड़ियां महंगी कर दी जाएंगी, लेकिन ये जो मिल्स मालिकान हैं सर, इनके भी तो काम मुतासिर हुए हैं ना। जब भी टैक्स लगाया जाता है यही कहा जाता है कि हम मरात याफ्ता तबके के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन नजला किसके ऊपर गिरता है? नजला तो गिरता है एट द एंड जो है ना वो सबसे कमजोर तबका जो है ना वो उसका मुतासिर होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो फेयर नहीं है, मुनसिफाना नहीं है। उसकी वजह से हमारे यहाँ आज भी जो लोगों के अंदर इकोनॉमिक डेप्रीवेशन है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा टैक्स निजाम जो है वो फेयर नहीं है। मिसाल सलमान दे दूं कि अगर आप फर्ज करें आटे पे टैक्स लगाते हैं तो वो मिल मालिक ने अपनी जेब से नहीं देना, उसने आपसे निकालना है। तो इसलिए जब भी जिसके तबके के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे, भारी टैक्स लगेगा, बड़े तबके के ऊपर टैक्स लगेगा, मरात याफ्ता तबके पर टैक्स लगेगा, तो नजला तो कमजोर तबके के ऊपर ही गिरेगा ना।
रजी साहब, सवाल भी मेरा यही है कि हम तो पहले ही टैक्सों के बोझ तले दबे पड़े बैठे हैं, ये नए टैक्सेस लग गए, इकोनॉमी मेरी तो समझ से बाहर है। हुकूमत कहती है मुल्क चल रहा है, तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी, स्टॉक एक्सचेंज, अभी आप देखें जैसी मिनी बजट की बातें होंगी। मैं देखें, मेरी बात सुने। ये जो है, अभी मैं प्रोग्राम से पहले इसार से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो इसको मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, ढोल बज रहे थे। आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त इस्लामाबाद के ऐवान हुकूमत के अंदर कितने ढोल बज रहे हैं कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। देखिए, जितने टारगेट हैं वो अब सैलाब की नजर हो जाएंगे जी, सैलाब आ गया, ठीक है। जितना जनाब हमने IMF को चूना लगाना ये सैलाब कह के कि जनाब फलाना टारगेट इसलिए नहीं अचीव हो सका कि जनाब सैलाब आ गया था। उसके बाद हमने जब पूछना है कि भाईजान इस दफा हमने लिटरेसी का लेवल ये करना था, एजुकेशन ये करना था, हेल्थ ये करना था, सैलाब आ गया सिपाही। उस सर लॉटरी निकल आई है। नंबर 1, आपने गौर किया? ये नहीं, मैंने गौर किया, लॉटरी निकल आई है। लॉटरी निकल आई है। देखिए कि कुछ पैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का रुकन है, पाकिस्तान IMF का रुकन है, वहां पे डिजास्टर अकाउंट होता है कि आपके मुल्क के अंदर अगर डिजास्टर आ गए तो इतने पैसे तो आप फौरी पकड़े, आपका फाइनेंस मिनिस्टर एक खत लिखेगा, आपको वो पैसे मिल जाएंगे। वो पैसे हैं भाई, हमने कोरोना के दरमियान पकड़े थे, 5 अरब 20 करोड़ डॉलर हमें मिले थे। तो ये भी एक मिनी डिजास्टर। साहब एक और चीज देखें, औरंगजेब साहब ने बताया, वजीर खजाना ने, कि 2022 के सैलाब के बाद हमने जो मंसूबे बनाने थे डिजास्टर को डील करने के, वो हमने बनाए नहीं। वो बनाए नहीं। तो जब आपने मंसूबे नहीं बनाए तो फिर आपको पैसे कौन देगा? लेकिन ये तो वो है जो हमने कैश इमीडिएट विड्रॉ करना। उसके बाद UN का, यूनेस्को का भी एक फंड होता है। मतलब इस तरह के पैसे जो अभी आए नहीं है, और जो सूबा ये मुतालबा कर रहा है उसमें भी पानी भी दाखिल नहीं हुआ, उसमें पानी भी दाखिल नहीं हुआ। ये मुतालबा पहले आ गया। बस कर दो पानी दाखिल हो गया। अरे पानी दाखिल हो गया, चलो बस कर दो, पानी दाखिल हो गया। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताइए कि हुकूमत अवाम पर जाहिर सी बात है मजीद नए टैक्सेस लगाने की तैयारियों में मसरूफ अमल है। ये नहीं सुनने में आ रहा कि अपने अखराजात पर भी लगाम लगाएगी, कुछ ना कुछ कमी वाक़ई होगी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो काम करने वाला है वो हुकूमत को अपने अखराजात कम करने के लिए ज़रूरत है। इन अखराजात में देखिए, इस वक्त पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है, और जो भी यहाँ पर सरकारी अखराजात हैं उन पर फ़ौरन 15%, 20%, 30% कट लगा के अगर ये सैलाब मुतासिन की तरफ इनको डाइवर्ट कर दिया जाए तो हुकूमत को भी सहूलत होगी। हम क्या देखते हैं कि पंजाब की सड़कें हों, कराची की सड़कें हों, पेशावर की सड़कें हों या इस्लामाबाद की सड़कें, हमें प्रोटोकॉल के नाम पर जो एक चीज़ नज़र आ रही होती है, एक एक मिनिस्टर के साथ 5-5, 4-4 गाड़ियाँ, 10-10 गाड़ियाँ, कई स्टाफ, और उसके बहुत सारी जो अखराजात हैं उस वजह से भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जबकि हंगामी सूरत हाल है, पंजाब हुकूमत को भी अपने ये जो सरकारी अखराजात हैं उनको कम करना चाहिए, और फेडरल लेवल पे भी उन अखराजात में कमी करके उनके वसाइल, बजाय इसके कि आम आदमी पर टैक्स लगाया जाए, आम आदमी पर के जो अब ऑलरेडी पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है, लोगों को खाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, कब तक वो ये रिलीफ वर्क आगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद ये रिलीफ वर्क भी खत्म हो जाएगा। लोगों को सबसे पहले उनकी बहाली है, उनके जो घर हैं उनको उनके घरों में बसाया जाए, फिर उसके बाद उनकी जो रोजगार है उनको उनका रोजगार वापस दिलवाया जाए, जो जो नुकसान हुआ है वो सारा दिया जाए। इसके लिए अखराजात में कमी सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय कि टैक्स लगाया जाए। सही। इसाराना साहब, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बजाय हम डंग टपॉ पॉलिसी की तरफ जाते हैं, और एक रज़ी साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की थी ना, जिसको मैंने कहा था कि अच्छा लॉटरी सैलाब की आड़ में उन्होंने कहा कि हुकूमत की तो लॉटरी निकल आई, तो फिर मेरे ख्याल से जो अवाम है इसके नाम पे वही पर्ची निकलेंगी, दोबारा कोशिश करें। अनिल रज़ी साहब ने एक और भी अच्छी बात की कि क़यादत के नाम पर जो लोग हम पे मुसल्लत है ना, वो कभी भी अवाम तक उनका हक नहीं पहुंचने देते। आज रज़ी साहब ने 2-3 तारीखी कलमात कहे, मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात गाल लेडी को नहीं किसी, लेकिन हाईलाइट करके ना तो मैंने फिर किसी और कमेटी के सामने भिजवाना है। आपके सितारे बहुत गर्दिश में रज़ी साहब। नहीं, मुझे दोस्तों ने मरवाया है। मैं तो आपके तारीखी जुमलों को दोहराता हूं। 13 सेकंड का क्लिप काट के ना निसार राणा ने मेरा बेड़ा गर्क करवाना। अल्लाह आपको महफूज रखे। एक बात याद रखिएगा, मेरा ये फर्म बिलीव है कि अल्लाह जब ऊपर बैठा हुआ है ना, तो हमें ज़मीनी खुदाओं से कोई नहीं डरना चाहिए। अल्लाह बहुत मुसब्बिबुल असबाब है, आपके लिए पता नहीं क्या दरवाजे खुलने वाले हैं या खुल गए हैं। एनीवे, एक ना
घर में एक बच्ची रो रही थी ज़रिया, तो वो सो नहीं रही थी, उसकी माँ ने ना उसे लोरी सुनाना शुरू कर दी। तो साथ से आवाज़ आई कि बाजी बच्चे नू रोन दो, तुसी चुप कर दो। ठीक है, तो खुदा का वास्ता भाई उन्हें मरने दे, हमें मरने दे, तुसी बस चुप कर जाओ हुक्मरानो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी है। ये जो आप हमारी हमदर्दी में नए टैक्स लगाने जा रहे, उमरा के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे, भाई आप ना लगाए, असी लड़ लेंगे, सानू जीना आता है, अब मुश्किलात में हम जी सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ये जो नया मिनी बजट हमारे सर पे लगाने लगे ना, जेडे बाकी खुश है ना, उनको भी मारने का प्रोग्राम आप बनाने, वो बेचारे तो मुश्किल में है ही। तो आपने कहा ये क्यों आसानी में देते भी नया टैक्स। अगर आप इतने ही हमदर्द है ना इस कौम के, तो तमाम अरकान असम्बली, तमाम वुज़रा, तमाम सैनिटर्स अपनी तनख्वाह जो है ना 1 महीने की दे दें इन लोगों के नाम, ऐलान करें कि जी हम अपनी तनख्वाह 1 महीने की, तो की फर्क पै जाएगा, आपके खजाने में क्या कमी आ जाएगी भाई। आपको इन तनख्वाहों से, इन मराद से कौन से आपके घर में भूख उतर आएगी। आप दे दे सारे अरकान असम्बली, तमाम अरकान सेनेट, सूबाई असम्बलियों के तमाम लोग एक दिन ऐलान कर दें कि चूंकि हमको खादमे हैं कौम के, हम इनकी गम में सारी रात नहीं सो पाते, लिहाजा हम अपने 1 माह की तनख्वाहें सारी जो है हम इस फंड में देते हैं। देखें अगर 1 महीने के अंदर ये सारी बहाली का अमल मुमकिन हो जाए। इतने मासूम है कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी ने बैठ के रिजवान रजीक साहब अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा ली, गर्दन पे पांव रख के। यार वो तो मुलाजिम है, आपका चेयरमैन, आपका स्पीकर कहता है 21 लाख 22 लाख की तनख्वाह कर दें यार आप, वो तो है ही नौकर पेशा लोग ना, उनका तो काम है पैसे बढ़ाना या अपनी मुराद लेना। जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, मेरे रजी भाई के तरह के जुमला जो उनका है कि क़यादत के नाम पे जो लोग बैठे हुए हैं, और भाई अगर उन्होंने भी 21 22 लाख रुपए लेने और फिर ये कि हम छुट्टी करेंगे तो पूरी तनख्वाह लेंगे, तो यार फिर हमारा क्या कसूर है भाई। बाइकाट करेंगे, भले इस्तीफा भी देंगे, चाहे वो कोई भी हो, इस्तीफे वाले भी सर अपनी मैं कह रहा हूं कोई भी हो, हाँ। इन मुतासरीन के लिए, और जो ऑलरेडी इन कुर्सियों पर बराजमान बैठे हुए हैं वो भी अगर ये कर दें तो ये तारीख में होगा, कौम आपकी बड़ी मशहूर होगी, बजाय इसके कि आप हम पे नए टैक्सेस का नफाज अमल में लेकर आए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीएम साहब के दौरे सऊदी अरब को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नासिर, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त सह मुल्की दौरे का आगाज़ कर चुके हैं और अभी वो फिलहाल सऊदी अरब के दौरे पर हैं और इसके बाद कहा जा रहा है कि इसके बाद वो अमेरिका भी जाएंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, इन हालात में प्राइम मिनिस्टर साहब का मुख्तलिफ ममालिक का दौरा और इंतहाई अहम तरीन ममालिक का दौरा किस अहमियत का हामिल है, और जो इस वक्त खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल है, चाहे वो कतर के हवाले से हो, चाहे वो इसराइल के हवाले से हो, फ़लस्तीन के हवाले से हो, या हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से हो, पाकिस्तान की स्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। रज़ी साहब, आप इन मुख्तलिफ ममालिक के दौरों को किस तरह से बयान करेंगे, इनकी इम्पोर्टेंस मौजूदा जो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल है उसमें कितनी रेलेवेंस है? देखिए, मैं इसमें एक फिक्रा जो मैंने कल भी कहा था, शायद इस प्रोग्राम में या कहीं पे और, कि पाकिस्तान से पहले इस खित्ते के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया अपने आप को क्लेम करता था, और यूरोप हो या अमेरिका हो वो इंडिया के साथ नेगोशिएट करते थे। 10 मई वाले दिन पाकिस्तान ने ये कहा कि नहीं, इस दुकान के सामने एक और भी हमने छाबड़ी लगा ली है, और यहाँ से भी सामान जो है, जो सिक्योरिटी का सामान है, वो रायती निरखों पे मिलता है, और हमारी एक तारीख है, हमने अफगानिस्तान की 2 जंगें लड़ी हैं, इसके अलावा हमने और भी। लेकिन 10 मई वाले दिन हमने ये साबित किया कि नहीं, हम इस डिपार्टमेंटल स्टोर जो भारत ने खोल रखा है उसके सामने भले हमारा कोका ही है, लेकिन हम भी सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। तो जब हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे सामने आए हैं, तो फिर दुनिया का जो अमन की सौदेबाजी करने वाले लोग हैं, उन्हें अगर उस दुकान पे जाना है तो हमारे यहाँ भी आना है। ये बुनियादी फ़िलॉसफी है कि ये पाकिस्तान को अहमियत मिल रही है, वो इस वजह से मिल रही है कि पाकिस्तान ने किसी और शोबे में नहीं, मईशत में नहीं, मुआशरत में नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी में नहीं, सिर्फ दिफा के अंदर अपनी। तो हम इन दौरों से अपने लिए क्या निकाल के ला सकते हैं? हमें क्या निकाल के लाना चाहिए? हाँ, अच्छा, हम निकाल के अभी तक कुछ नहीं ला सके, ठीक है ना। हमें निकाल के ये लाना चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए कुछ जॉब की बात करें, हम उनके लिए खुशहाली की बात करें, जो कि अभी तक नहीं हो पा रही हमसे। ठीक है ना जी। और हमें साल हो गया SIFC बनाए हुए, लेकिन कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो पेश नहीं कर पा रही है SIFC।
ہمیں جو ہے گرین انیشیٹو لانچ کیے ہوئے تقریباً سال ہو گیا ہے، لیکن گرین انیشیٹو ہمیں کوئی 1000-2000 ایکڑ نہیں دکھا پا رہی کہ یہاں پہ ہم نے پہلے صحرا تھے اور اب یہاں پہ ہریالی ہو گئی ہے. تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ اگر یہ سامنے دیوار ہے کیمرے کے پیچھے اور رستہ نہیں ہے تو ہم دروازے کی طرف چلے جائیں. اگر اسٹوڈیو سے باہر نکلنا ہے تو دروازہ ٹرائی کر لیں. دیوار میں ٹکر ضرور ماری جانی ہے کہ ایک طریقہ اگر کارآمد نہیں ہو رہا تو ہمیں اس کا زاویہ بدل کے ٹرائی کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اظہر جاوید صاحب، کن زاویوں کی طرف منتقل ہونا پڑے گا ہمیں اپنے کامیاب سفارتی اور معاشی پالیسی کے لیے، کیونکہ سعودی عرب کا دورہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ میں سعودی عرب کے حوالے سے اس لیے بھی بات کرتی ہوں کہ سر ہماری ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مڈل ایسٹ میں کام کرتا ہے، وہاں تو معاملہ ٹھیک ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ متوقع ہے پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے. اس کی کتنی قوی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو فیلڈ مارشل صاحب کے بعد پاکستان کی کسی سیاسی منصب فائز کسی بھی ایک اہم شخصیت کی ان سے ملاقات ہوگی ان کے دورے میں. 25 سپٹمبر. ہاں جی 25 سپٹمبر. جی جاوید صاحب. جی دیکھیے، ایک بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی، چاہے کوئی بھی سیاسی نظریہ ہو کسی کا، کہ ہو سکتا ہے ہم معاشی طور پر وہ کارکردگی یہ حکومت نہ دکھا سکی ہو پاکستان میں، گو کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن عالمی سطح پر پاکستان نے پچھلے 6 مہینے 4 مہینے میں جو کام کر دکھایا ہے، خاص طور پہ مارکہ حق سے پہلے اور مارکہ حق کے بعد، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس وقت جو پاکستان ہے، جیسے بات کی رضی صاحب نے کہ جو ہمارا کھوکھا نہیں ہے، ہماری وہ ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی پر مشتمل وہ شو روم ہے جس کو دیکھنے کے بعد جس میں صرف جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ صرف نمائش کے لیے نہیں، ہم ان کا عملی مظاہرہ کر چکے ہیں. مارکہ حق کے دوران جو ہمارے پاکستان ایئر فورس نے 6 طیارے گرائے پورے بھارت کے، تو اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک جو رینکنگ ہے ایئر فورس کی وہ بہت بڑھ گئی ہے. پھر ہم نے فتح 1 فتح 2 میزائل جو چلائے، تو اس وقت پاکستان کا جو عالمی سطح پر آلریڈی امپریشن تھا وہ بہت بڑھ چکا ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں بہادر لوگوں کی قدر ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہادر فاتح جرنیل سید عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں بلایا تھا، اور اب پھر میری جو اطلاعات ہیں تو وہ بھی ساتھ ہوں گے پرائم منسٹر کے ساتھ. اس حد تک میں آپ کی گفتگو سے مکمل اتفاق کرتی ہوں، اور میں مارکہ حق کے بارے میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جن کا کریڈٹ ہے یہ انہی کو دینا چاہیے. بات یہاں پہ سول گورنمنٹ کی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوگا نا، وہ پی ایم صاحب کی ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ سے. فیلڈ مارشل صاحب کو ہاں جی بالکل. ڈونلڈ دیکھیں، پاکستان کی جو یہ سول اور فوجی قیادت ہے، کیا وہ سید عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف نہیں ہے یا فیلڈ مارشل نہیں ہے؟ وہ اسسٹ کریں گے پرائم منسٹر کو، وہ دونوں ایک ہارمونی کے ساتھ چل رہے ہیں. اس وقت جو قطر پر اسرائیلی حملہ ہوا اس کے بعد اس ریجن میں پاکستان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. قطر کے 2 دورے ہوئے، سنیں اب ایک میری ذرا تھوڑی سی سن لیں، بات کیجیے آپ، لیکن تھوڑا کوئکلی رکھیے گا. ہاں جی، قطر کے جو 2 دورے ہوئے ہیں وہ کوئی عام دورے نہیں تھے، ٹھیک ہے. اس جو پہلے قطر کے امیر سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد جو اسلامی ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہوئی، اس میں بھی شہباز شریف کا رول بہت زیادہ نظر آیا. جو اب بھی داخل ہوئے ہیں سعودی عرب جا رہے ہیں تو ان کو شاہی گارڈ کے جو طیارے ہیں انہوں نے اسکارٹ کر کے ادھر ریاض ایئرپورٹ پہ اتارا ہے. تو اس وقت پاکستان کے جو معاشی مسائل کا حل، پاکستان کے یہ قیادت کے جو بیرونی ملک دورے ہیں یہ ہوں گے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ایک بڑی تعداد ہماری سعودی عرب اور یو اے ای اور دوسرے ممالک میں کام کرتی ہے، اس طرح کے مواقع اور بڑھیں گے. تو اب پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ جو سٹیچر بن رہا ہے اس کو ہمیں اپنی معاشی بہتری کی طرف کنورٹ کرنے کے لیے، میں یہ اسی طرف ہی آنا چاہ رہی تھی. سلمان عابد صاحب، ہم نے جو کیا وہ ہم نے کیا، دنیا اس کے ڈنکے بھی بجا رہی ہے کامیابی کے، ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ خود تسلیم کر رہے ہیں، پر سب ہم نے چیزوں کو میچور کرنا ہے نا فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کو سفارتی سطح کے اوپر ایک کامیابی ملی ہے، اس کو اگر آپ نے اکنامک ڈپلومیسی میں ٹرانسفر نہیں کیا تو پھر نتیجہ تو نہیں نکلے گا. اور جب میں اکنامک ڈپلومیسی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں موجود عام آدمی کا مقدمہ اگر وہ مضبوط نہیں ہوتا، اس کو کوئی اکنامک ریلیف نہیں ملتا، اس کے لیے یہاں پہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آتی باہر سے یا چاہے اندر سے. ابھی تو یہ حالت ہے کہ پاکستان کے اپنے اندر سے لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ لے کے باہر جا رہے ہیں. تو اس لیے اکنامک ڈپلومیسی بہت ضروری ہے، اور اپنی ریجنل کوپریشن کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس کو کیسے انگیج کرنا ہے. اور یہ جو ہمارے ایم او یو ہے نا،
ان سے ہٹ کے ہمیں ایسے منصوبے لے کے آنے ہیں جو ہمیں پیسے دے سکے, جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکے, تاکہ اس کے نتیجے میں روزگار پیدا ہو, چھوٹی صنعتیں نکلیں, بڑی صنعتیں نکلیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشر اس وقت یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اکنامیکلی ٹرانسفارم کریں اپنی ساری سفارتی کامیابی کو, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک بڑی سرمایہ کاری آ سکے. اور یہ آئے گی اس وقت جب ہم اپنے انٹرنل سٹرکچر کے اندر بھی ریفارمز لے کے آئیں. ابھی آپ دیکھیں نا, FBR کے ہمارا معاملہ ہے, ہمارے جو بیوروکریسی کے معاملات ہیں. ابھی ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی, اس میں کہا کہ اگر آپ نے اپنے موجودہ بیوروکریٹک سسٹم کے اندر ریفارمز نہ لے کے آئے, اگریسو قسم کی ریفارم, تو آپ اکنامیکلی بھی آگے نہیں جا سکیں گے. تو انفارچونیٹلی پچھلے چند برسوں کے اندر اگر ہم دیکھیں, ہمارے 8-10 سال جو لاسٹ گزرے ہیں, ہم بڑے بڑے معاملات کے اندر وہ ریفارمز نہیں کر سکے ہیں جو ہمیں چاہیے تھی. ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ کمٹمنٹ کی, ہم نے IMF سے کمٹمنٹ کی, ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کمٹمنٹ کی, لیکن جب ریفارمز کی باری آتی ہے تو ہم سمجھوتے کی سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جہاں آپ خارجی سطح پہ اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں داخلی سطح کے اوپر بھی جو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اس کو اپنی ترجیحات کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے اسار رانا صاحب, ہم دو طرح کی سچویشن میں ہیں اس وقت. فلڈ افیکٹی بھی ہیں متاثرین کی حیثیت سے, اور مارکا ہیڈ کے چیمپئن بھی ہیں دفاعی اعتبار سے. تو سر دونوں چیزوں کو استعمال میں لانا ہوگا بہتر طریقے سے, وہ فارمولا کیا ہوگا؟ اگر آپ اجازت دیں تو اب میرا خیال ہے عبید اللہ علیم صاحب کی غزل کے 2-3 شعر ہیں, میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں. بڑی مشہور ہے, کہتے ہیں کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں, پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا, میں تنہا تھا میں تنہا ہوں, تم آؤ تو کیا, نہ آؤ تو کیا, جب ہم ہی نہ مہکے پھر صاحب, تم باد صبا کہلاؤ تو کیا. بھائی بات یہ ہے سمپل سی, میں ہوں دیسی بندہ, پینڈو آدمی. میرا تو سوچ روٹی سے شروع ہوتی ہے, روٹی پہ ختم ہو جاتی ہے. میرے گھر کا بچہ اگر پیٹ بھر کے کھا کے سو رہا ہے نا, تو میرے لیے ساری ترقیاں ہیں. میری بیٹی کا جہیز اگر بن گیا ہے نا, تو میرے لیے تو پھر دنیا فتح ہے. اگر میرے بچے بیٹے کا فیوچر محفوظ ہے نا, تو میرے لیے دنیا سب سے شانت جگہ ہے. ادروائز ہم کیا جیت لیں, ہم کیا کر لیں, یہ مجھے میٹر کرتا ہے. میں ان شاہینوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک تاریخ لکھ دی, صدیوں کی تاریخ ہو گئی, کہ ہم نے بھارت کو جس طرح 6-0 سے ہرایا, انہوں نے ہمیں 6 وکٹوں سے ہرایا, ہم نے 6 طیاروں سے ہرا دیا. ٹھیک ہے, بات وہ فتح تو میرے سینے پہ ہمیشہ روشن ستارے کی طرح چمکے گی. لیکن جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور دیہاتوں کے اندر میری بیٹیاں اس ٹائم پانی کے اندر گیلے کپڑوں کے ساتھ مدد کی طرف لینے دیکھ رہی ہیں نا, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آنیاں ہوں یا جانیاں ہوں, وہاں وہ ایک سوال نشان بن کے رہ جاتی ہیں. جی اپنا بہت سا خیال رکھیے, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اللہ حافظ.